अध्याय टूटी दिल वालों का गीत। चाचा विक्रम जोर जोर से गाते हुए चल रहे थे। उनका पांव ताल से बाहर थिरक रहा था। वे गा रहे थे कि कैसे उन्होंने गहरे दक्षिण से लेकर ऊंचे उत्तर तक यात्रा की और सबसे उजले सफेद से सबसे काले अंधकार की ओर चले। उनकी बेसुरी धुन श्वेतव्याघ्र नगर की भीड़भाड़ वाली गलियों में गूंज रही थी। राहगीर जिज्ञासु नजरों से आर्यन और वृद्ध पुरुष को देखते, मगर कोई भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। उनसे कुछ ही दूरी पर भव्य सड़क पर 5 साधकों का एक दल सघन कतार में चल रहा था। 3 युवतियां आगे थीं, पीछे 2 युवक पूरी तरह मायूस नजर आ रहे थे। उनमें से एक युवती मुड़कर अपने वरिष्ठ भाइयों को तेज चलने और दुखी दिखना बंद करने की फटकार लगा रही थी। एक युवक ने असहाय होकर आह भरी, चुपचाप अपनी कनिष्ठ बहन से प्रार्थना की कि वे लोग अपने कमरे लौट जाएं। उसी समय चाचा विक्रम का गाना उनके कानों तक पहुंचा। दूसरा युवक कराह उठा, शिकायत की कि यह भयंकर गायन उनकी पहले से ही खराब मनोदशा को और बदतर कर रहा है, और तुरंत लौटने का सुझाव दिया। परंतु आगे चल रही युवती ने हाथ बांध लिए और इनकार कर दिया। उसने घोषणा की कि वह देखना चाहती है कि आखिर कौन उसकी मनोदशा बिगाड़ रहा है। इस पर दोनों अन्य युवतियां भी तुरंत सहमत हो गईं। गुस्से में तीनों शोर के स्रोत की ओर तेजी से बढ़ी। पीछे छूट गए दोनों अनमने युवकों को भी उनके साथ जाना पड़ा। चाचा विक्रम के सामने पहुंचकर अग्रणी युवती ने पूछ लिया कि इतनी खराब आवाज वाले को सबके बीच गाने की हिम्मत कैसे हुई। चाचा विक्रम सच्ची उलझन के साथ उन्हें देखने लगे। वे पलकें झपकाते हुए बुदबुदाए कि उन्हें तो अपनी आवाज एकदम ठीक लगती है। आर्यन ने तुरंत कदम आगे बढ़ाया, सिर झुकाकर माफी मांगी और कहा कि शायद बस उनके संगीत का स्वाद अलग है। युवती ने व्यंग्य से कहा कि उन्हें स्वाद की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने धमकी दी कि अगर आर्यन और चाचा विक्रम ने उनकी खिन्नता दूर करने का कोई उपाय नहीं किया तो उन्हें आसानी से जाने नहीं दिया जाएगा। आर्यन ने कुछ सोचा और एक समझौते का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वे कुछ गाने गाएंगे। अगर किसी एक भी गाना पसंद आ गया तो वे दोनों शांति से जा सकते हैं, लेकिन अगर सभी नापसंद आए तो साधक उनके साथ जो चाहे कर सकते हैं। दोनों दुखी युवक तुरंत किसी बदलाव के लिए सहमत हो गए और युवतियों ने भी कोई आपत्ति नहीं की। आर्यन ने दोनों पुरुषों की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वे दुख भरा गीत सुनना चाहेंगे। भले ही वे पहले चौंके, फिर दोनों ने धीरे धीरे सिर हिला दिया। आर्यन ने बस इतना कहा, मैं आपका दर्द समझता हूँ। उन्होंने तीनों महिलाओं की पसंद की परवाह किए बिना सिर्फ उन लोगों के लिए गाना चुना जिन्हें सच में सुनने की जरूरत थी। चाचा विक्रम महिलाओं की आलोचना से दुखी दिखे। आर्यन ने उनका कंधा थपथपाकर उन्हें दिलासा दिया कि उनकी आवाज बहुत अच्छी है, बस अभी तक उसे समझने लायक श्रोता नहीं मिला। चाचा विक्रम की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उन्होंने पूछा, क्या सच में? आर्यन ने गंभीरता से सिर हिलाया। सच्ची कला को भीड़ बहुत कम समझती है। आर्यन बैठ गए और अपनी चमचमाती सितार गोद में रख ली। उन्होंने पहला गीत दोनों दुखी युवकों को समर्पित किया। उसका नाम रखा, दुनिया की सबसे दुखी आत्माओं का गीत। एक महिला ने तुरंत बुरा मानते हुए विरोध किया, मगर दोनों युवक भावनाओं के सैलाब में बह गए। अपने हाल के टूटे दिलों को याद कर उन्हें लगा कि गाने का नाम उनके दर्द का सही बयान था। दोनों ने अपनी कनिष्ठ बहन को चुप रहने को कहा। भाई का अचानक गुस्सा देख युवती बौखला गई और पैर पटकते हुए पीछे हट गई। दोनों पुरुषों ने फिर आर्यन को आदरपूर्वक सलाम किया और शुरू करने को कहा। सितार के तारों से गहरी गूंजती झंकार निकली। आमतौर पर शांत आर्यन का चेहरा अब गहरे क्षोभ में डूबा था। आंखों में प्राचीन पीड़ा झलक रही थी। उन्होंने गाया, सपनों की बात, जहां प्रेम स्वर्ग था, जहां वे बेफिक्री से आकाश में उड़ते रहे और यह यकीन की पूरी उम्र की वफादारी धरती आसमान से भी लंबी चलेगी। उनकी आवाज कांप उठी जब वे 1000 दुख झेलने के बाद भी ठंडी माफी मिलने की पीड़ा गा रहे थे। उनकी भारी दर्दभरी आवाज और एकाकी मुखमुद्रा ने बिल्कुल टूटा हुआ दिल सामने रख दिया। गीत सुनकर दोनों पुरुष अनजाने में अपने पुराने दुखों में खो गए। अतीत की सारी खुशियां धुएं सी उड़ गईं, बस चुभती कसक खिलाफ सीने में बची रही। दबा हुआ दर्द अब काबू में नहीं रहा। एक युवक फूट फूट कर रो पड़ा। अपने छोटे भाई से चीखते हुए बोला कि उसने अपनी प्रियतमा से बेहद प्रेम किया था, मगर अब उससे कह दिया गया है कि वे अनुकूल नहीं रहे। वह तड़प में चिल्लाया, आखिर उसने क्यों उस अनाड़ी को चुन लिया जिसे वह मुश्किल से 1 महीने से जानती थी, और अब वह दूसरी औरतों के साथ भी उसे बांटना चाहती है। अपने साथी की पुकार सुन आर्यन ने शांत भाव से सितार के तार थाम लिए। दूसरा युवक घुटनों के बल गिर गया, भाई का कंधा पकड़ लिया। वह फूट फूट कर अपनी कहानी सुनाता रहा, मेरी बचपन की सखी ने भी उसी निकम्मे आदमी के लिए मुझे छोड़ दिया, वही आदमी जिसने मुझे सरेआम पीट डाला। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझ पर इतनी बेइंसाफी हुई? इन विलापों को जोड़कर आर्यन ने अंदाजा लगाया कि ये दोनों महज उन औरतों के ठुकराए प्रेमी हैं जिन्होंने अपने भविष्य को एक उभरते नायक से जोड़ने का फैसला कर लिया।
आर्यन को लगा कलाकार को हमेशा अपने श्रोताओं की सेवा करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने दोनों पुरुषों को व्यावहारिक सलाह देने की सोची। उन्होंने बोलने की अनुमति मांगी। दोनों युवकों ने अपने आंसू पोंछकर कपड़े ठीक कर उन्हें आगे बढ़ने को कहा। आर्यन ने कहा, तुम्हें दुखी नहीं बल्कि खुश होना चाहिए। पुरुषों ने विस्मित होकर देखा। आर्यन ने पूछा, क्या तुम्हारा प्रतिद्वंदी पहले निरर्थक और निकम्मा था, जो अचानक चमत्कारी तौर पर शक्तिशाली हो गया है? दोनों ने जोर जोर से सिर हिलाया। आर्यन ने फिर पूछा, क्या वह अब अपने स्तर से कईयों को हराकर तेजी से प्राण बढ़ा रहा है? वे पूरी तरह सहमत थे। आर्यन ने समझाया, तो तुम समझ लो, तुमने सही पहचाना है। वे महिलाएं बस दिखने में मासूम, कोमल और भोली हैं, असल में चालाक और स्वार्थी हैं। झर बुझे कमल दोनों एक साथ विरोध करने लगे, मानने को तैयार नहीं थे कि उनके पुराने प्यार इतने सती हो सकते हैं। आर्यन धैर्य से बोले, बताओ, जब वह आदमी कमजोर था, उन महिलाओं ने उसमें दिलचस्पी क्यों नहीं ली? क्या तुम खुद ऐसे थे, निष्ठाहीन या निर्दयी? दोनों ने लंबी सांस ली, माना कि असल वजह ये थी कि उनका प्रतिद्वंदी अब वो ताकत और प्रतिष्ठा दे सकता है जो वे नहीं दे पाए। दोनों पुरुष गहरी सोच में डूब गए। आर्यन ने उनकी सोच को उकसाया, सोचो, मेरी बातों में सच्चाई है या नहीं? कुछ देर बाद दोनों ने माथा पीटा, अपनी भूल समझी कि बेकार वे ऐसी महिलाओं के पीछे पड़े थे जिन्हें उनकी उपयोगिता ही चाहिए थी। आर्यन मुस्कुराए, बोले, इसीलिए तो आजाद होने पर खुश हो। पुरुष पूरी तरह सहमत हुए और आर्यन व चाचा विक्रम को खाने पीने का निमंत्रण दिया। आर्यन ने फौरन सितार समेटी और चाचा विक्रम को साथ खींचते हुए आमंत्रण स्वीकार कर लिया। चलते हुए आर्यन ने इशारा करते हुए उन तीनों युवतियों की तारीफ की, देखिए, इनके कटु शब्दों के बावजूद इन्होंने तुम्हारे साथ तुम्हारे सबसे बुरे दिन भी बिताए, यही सच्ची निष्ठा है। उन्होंने सुझाव दिया कि पुरुषों को अपने आसपास के लोगों की और भी कदर करनी चाहिए। दोनों पुरुष रुक गए, सच्चाई उनके भीतर उतर गई। गहराई से झुककर आर्यन को धन्यवाद दिया। दो युवतियां भावुक हो उठीं, किसी ने पहली बार उनके मौन समर्पण को पहचाना था। भाई बहन का स्नेहभरा दृश्य फूट पड़ा, जिसे आर्यन और चाचा विक्रम कुछ असहज मुस्कान के साथ देख रहे थे। सबसे छोटी लड़की काव्या ने बाहें बांध लीं और कांपते हुए बोली, यह सब बहुत घिसापिटा लग रहा है। आर्यन हल्के से मुस्कुराए, बोले, तुम अभी छोटी हो, बड़े होकर समझ जाओगी। काव्या ने गुस्से में मुंह फुला लिया, घूरते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हें इतनी छोटी लगती हूँ? आर्यन ने न मुस्कुराकर कोई ताना मारा, न उसकी परिपक्वता पर टिप्पणी की, सिर्फ पूछा, तुम्हारे लिए परिवार, दोस्ती और प्रेम में सबसे जरूरी क्या है? काव्या ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, परिवार पहले, दोस्ती बाद में, प्रेम सबसे अंत में। आर्यन ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, जब दुनिया का असली बोझ झेलो तब मुझसे आकर बताना कि सच में सबसे अहम का यह है। काव्या उलझन में सिर खुजाने लगी, लेकिन आर्यन रहस्यमय मुस्कान के साथ आगे बढ़ गए। अध्याय 1, भोजन और एक चेतावनी। समूह के शांत होते ही वे पास के सराय की ओर बढ़े। रास्ते में काव्या आर्यन के बगल में चिपक गई, लगातार सवाल पर सवाल पूछने लगी। कुछ देर में वह तुम कौन हो से बढ़कर उसे स्नेह से भैया आर्यन कहने लगी थी। आखिरकार उसने उससे पूछ ही लिया, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? इससे पहले कि आर्यन सवाल को टाल सके, चाचा विक्रम हंसते हुए बीच में कूद पड़े और बोले कि आर्यन बस एक अच्छी पत्नी से शादी करना चाहता है और बच्चों से भरा घर चाहता है। काव्या पूरी तरह निराश हो गई, उसे यह सपना अत्यंत साधारण लगा। आर्यन गंभीर हो गया, उसने समझाया कि ऐसा जीवन केवल उन्हीं लोगों को आसान लगता है जिन्होंने कभी भूख नहीं देखी। उसने बताया कि उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दुखद जीवन जो उसने एक निर्दयी दुनिया में जीवित रहने के लिए बिताया है। उसने अमीर और शक्तिशाली लोगों को नाराज करने के डर, स्थानीय गुंडों के सामने सिर झुकाने और उस दुनिया में राह तलाशने की बात की जहां साधक आम मनुष्यों को अपने पैरों के नीचे चींटियों जैसा मानते हैं। उसने समझाया कि अपना पेट भरने के लिए उसे अपना अभिमान निगलना पड़ता है और अनजान लोगों के लिए गाना पड़ता है, और उसने पूछा कि ऐसे जीवन में भव्य सपनों के लिए जगह कहाँ है। काव्या ने तुरंत माफी मांगी, उसकी चंचलता दब गई। आर्यन ने सहजता से बात को टाल दिया, कहा कि यही उसका भाग्य है और उसे कुछ दशकों तक शांति से जीना ही काफी है। काव्या हमेशा जिज्ञासु पूछ बैठी कि अगर उसे कभी अपनी प्राणा साधना के लिए दिव्य वरदान मिल जाए तो वह क्या करेगा। आर्यन ने उस विचार को अनदेखा कर दिया, कहा कि क्या होगा अगर जैसी कोई चीज नहीं होती, और शायद जब वह बूढ़ा होगा और उसकी सोच बदल जाएगी तब उस पर विचार करेगा। काव्या ने विषय बदलते हुए पूछा कि उसे कैसी लड़की से शादी करनी है। आर्यन ने जवाब दिया कि उसे सिर्फ एक साधारण शक्ल सूरत वाली भली लड़की चाहिए। काव्या ने गर्व से खुद की ओर इशारा किया, पूछा कि क्या वह जैसी कोई लड़की ठीक रहेगी। आर्यन ने उसे वस्तुतः देखा, उसकी चंचलता और पतली काठी को नोट किया, फिर सिर हिलाकर कहा कि उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं।
जब काव्या ने वजह जाननी चाही, आर्यन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया कि उसकी मां ने सिखाया है कि सुंदर महिलाओं से सिर्फ मुसीबत आती है। समूह ने आर्यन के कथन की धृष्टता पर आहें भरीं, लेकिन काव्या ने जिद पकड़ ली कि उसकी मां जरूर झूठ बोल रही होगी। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया, मजाक में कहा कि उसकी मां खुद बहुत सुंदर थी, जिससे सब चुप रह गए। काव्या ने दबाव बनाए रखा, पूछा और कोई कारण क्यों वह उससे शादी नहीं करेगा। आर्यन ने बेबाकी से कहा कि सुंदर महिलाएं खतरनाक पुरुषों को आकर्षित करती हैं और वह ऐसे जोखिम में नहीं पड़ना चाहता कि काव्या के बड़े भाई जैसे लोग किसी गलतफहमी में पीट पीट कर उसकी जान ले लें। दोनों वरिष्ठ भाइयों ने गुस्से में उसे घूरा, जिससे बातचीत वहीं समाप्त हो गई। वे एक बढ़िया सराय पहुंचे और एक निजी कक्ष लिया। साधकों ने उदारता से आर्यन और चाचा विक्रम की मनचाही चीजों के लिए भुगतान करने की पेशकश की। किसी भी आदमी को मुफ्त भोजन पर शर्म नहीं थी। चाचा विक्रम ने अपनी उन्नत आध्यात्मिक आभा छुपाकर साधारण मनुष्य की तरह रहना शुरू किया और वे भूखे थे। आर्यन ने भुने हुए भेड़ के मांस, मिट्टी के तंदूर में बनी चिकन, मसालेदार नदी की मछली, फुलके, भुने हुए काजू और स्थानीय ताड़ी का बड़ा घड़ा मंगवाया। खाना जल्दी आ गया और साधक हतप्रभ रह गए जब आर्यन और चाचा विक्रम भूखे भेड़ियों की तरह दावत खाने लगे। जब खाना लगभग खत्म था, वरिष्ठ भाई ने सम्मानपूर्वक आर्यन से पूछा कि वह बेकार इंसान जिसने उसका प्रेम चुराया, इतनी जल्दी शक्तिशाली कैसे हो गया। आर्यन ने अपने मुंह को पोंछते हुए सहजता से बताया। उसने समझाया कि ऐसे लोग अक्सर या तो किसी प्राचीन ऋषि का पुनर्जन्म होते हैं जिन्होंने शव पर कब्जा किया हो, या उनके पास कोई प्राचीन सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु किसी वस्तु में बंधा होता है जिसे वे पहनते हैं। उसने बताया कि ये वस्तुएं वर्षों तक पहनने वाले की प्राणा चुपचाप खींचती रहती हैं, साधना में बाधा डालती हैं, जिससे वे बेकार दिखते हैं। अंततः सोया हुआ गुरु जागता है, पहनने वाले से संधि करता है और अपनी प्राचीन विद्या से शक्ति में अद्भुत छलांग लगवाता है। साधक अवाक सुनते रहे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति साधना का कुछ नहीं जानता होने का दावा करता है, वह आध्यात्मिक जगत के गहरे रहस्य जानता है। वरिष्ठ भाई ने घबराकर पूछा कि ऐसे समर्थ व्यक्ति को कैसे हराएं। आर्यन ने आंखें घुमा दी। उसने पूछा कि क्या वे तंग आ चुके हैं उस भूमिका से जिसमें वे सिर्फ शहीद होने के लिए हैं, ताकि चुना हुआ व्यक्ति अपनी योग्यता दिखा सके। उसने खुलकर चेतावनी दी कि ऐसे लोगों से बदला लेने की कोशिश न करें, क्योंकि ये चुने हुए लोग स्वर्ग द्वारा पसंद किए गए होते हैं। उन्हें उकसाना मृत्यु को बुलाने जैसा है। उसने सलाह दी कि खुद को उस कहानी से दूर रखें, प्रतिद्वंद्वी को लड़ने का कोई मौका न दें और बस अपना जीवन जिए। जब वे खुद को कहानी से बाहर कर देंगे तो प्रतिद्वंद्वी के पास दिखाने के लिए कोई नहीं रहेगा और विषाक्त साधना वाली महिलाएं भी धीरे धीरे उत्साह खो देंगी। साधक उठे और आर्यन को गहरा सामूहिक प्रणाम किया, उसकी गहरी बातें सुनकर धन्यवाद दिया और मदद की पेशकश की। आर्यन और चाचा विक्रम ने भी सम्मानपूर्वक जवाब दिया और सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी। साथ ही बताया कि वे फिलहाल श्वेतव्याघ्र नगर में रहेंगे। जाते समय काव्या ने अपना नाम पुकारा। आर्यन रुका, हल्की शाम की हवा उसके बिखरे बालों में बहने लगी। उदासी भरी आंखों से उसने एक काव्य पंक्ति कही, एक ठंडी नदी पर अकेला साया होने की बात, पूछते हुए कि जब यात्राएं अलग अलग होनी हैं तो भटकते लोग एक दूसरे के नाम क्यों याद रखें। वह मुड़कर चला गया, मन ही मन अपनी नाटकीय विदाई पंक्ति पर खुश हुआ। काव्या ने उसकी ओर देखा, प्रशंसा से आंखें चमकती रहीं और पंक्ति को याद करने का संकल्प लिया ताकि भविष्य में खुद को रहस्यमयी दिखा सके। अध्याय सितारों का भ्रम। रात श्वेतव्याघ्र नगर पर उतर आई। आर्यन और चाचा विक्रम खुद को एक गीले पत्थर के पुल के नीचे दुबके हुए पाए, फटेपटे कपास भरे कंबलों के नीचे पतली तुहनी चटाइयों पर आराम करते हुए। आर्यन पलटता रहा, पुल की पत्थर की मेहराब को घूरता रहा। वह बड़बड़ाया कि कुत्तों की तरह जीना अब नहीं चलेगा और वह एक बेहतर योजना बनाने की कोशिश में लगा था। चाचा विक्रम ने सुझाव दिया कि वे अपना संगीत कार्यक्रम स्थानीय चायखानों या भव्य नगर वेश्यालयों में ले जाएं। वहां के ग्राहक मनोरंजन की तलाश में रहते हैं और नए अनुभवों के लिए खुले होते हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली, मान लिया कि यह सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन अफसोस जताया कि उनकी प्रस्तुति में दृश्य प्रभाव नहीं है। उसने कहा कि कितना अच्छा होता अगर उनके पास मायास्टोन होती, एक दुर्लभ आध्यात्मिक क्रिस्टल जो भ्रम तक की प्रस्तुति कर सकता है। आर्यन के लिए ये पूर्ण आश्चर्य था कि चाचा विक्रम ने शांत भाव से बताया कि उनके पास मायास्टोन है। आर्यन चौंक कर पीछे हट गया, पूछा कि क्या वे सच में साधक हैं। चाचा विक्रम ने आंखें घुमाते हुए पूछा कि यह बात आर्यन को अब तक कैसे नहीं पता चली। आर्यन ने माथा पीटा, स्वीकार किया कि उसने चाचा को बस एक विचित्र घुमक्कड़ समझ लिया था। उसने सम्मानपूर्वक पूछा कि चाचा विक्रम ने साधना में कौन सा स्तर प्राप्त किया है, और चाचा ने गर्व से खुद को अंतः कमल का गुरु बताया, उच्च प्राणा स्तर जो अत्यधिक सम्मान के योग्य है। आर्यन तुरंत घुटनों पर झुक गया,
सम्मानपूर्वक प्रणाम करने के लिए, लेकिन विक्रम ने हाथ उठाकर रोक दिया, चेतावनी दी कि कोई बड़ी योजना न बनाए। उन्होंने दोहराया कि उन्हें रक्तपात वाले संप्रदायों से दूर सामान्य जीवन ही चाहिए। आर्यन चतुराई से मुस्कराया, खड़ा हुआ और चाचा के कंधे पर थपकी दी। उसने पूछा कि जब वे साझेदार हैं तो क्या चाचा विक्रम के भंडारण अंगूठी और जादुई वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं? चाचा विक्रम ने अनिच्छा से मंजूरी दी। आर्यन ने तुरंत एक शानदार योजना बनाई। उसने पूछा क्या मायास्टोन नगर के सुंदर परिवेश को रिकॉर्ड कर सकते हैं और प्रस्तुति के समय पर्दे पर दिखा सकते हैं? जब चाचा विक्रम ने पुष्टि की, आर्यन ने उत्साहित होकर पूछा क्या वे रिकॉर्डिंग की प्राकृतिक आवाजें बंद कर सकते हैं और भ्रम में गीत के बोल प्रोजेक्ट कर सकते हैं? विक्रम ने कहा यह केवल आध्यात्मिक ऊर्जा में फेरबदल का मामला है। खुश होकर आर्यन ने चाचा के गाल पर एक चुंबन जड़ दिया, जिससे डरे चाचा विक्रम मिट्टी में गिर गए। अगली सुबह दोनों शहर के बाहर घाटियों के सुंदर दृश्य रिकॉर्ड करने निकल गए। दोपहर तक उन्होंने पर्याप्त दृश्य सामग्री जुटा ली और बाकी दिन संगीत और गीत के बोल को भ्रम से जोड़ने में बिताया। आर्यन ने 10 सुंदर उदास गीत चुने और कुछ जोशीले ताल वाले सराय गीत खासकर शोरगुल वाली भीड़ के लिए तैयार किए। उन्होंने रात को पुल के नीचे प्रोजेक्शन का परीक्षण किया और पहाड़ों पर तैरते हुए चमकदार अलौकिक गीत के बोल जादुई लग रहे थे। अगली सुबह दोनों ने नगर के आधे चायखानों में प्रस्तुति की कोशिश की और अंततः एक शांत 2 मंजिला तवाइफ खाने ने अनुमति दे दी। हालांकि लालची मालिक को 1/3 कमाई का वादा करना पड़ा। सस्ते नूडल्स खाते हुए लंच किया, फिर आर्यन ने चाचा विक्रम को नगर के सुखविलास क्षेत्र की ओर खींच लिया। कई आलीशान वेश्यालयों से फटे पुराने कपड़ों की वजह से बाहर निकाल दिए गए, लेकिन आर्यन बेपरवाह था और दृढ़ता से एक के बाद एक दरवाजे पर जाता रहा। चाचा विक्रम पीछे पीछे चलते हुए मिश्र भाव से सोचते रहे कि युवक की दृढ़ता ने उनके अपने सैकड़ों वर्षों के जीवन को कमतर कर दिया है। आर्यन कभी अपनी किस्मत की अन्याय पर शिकायत नहीं करता, कभी हार नहीं मानता और कभी अपराध की राह नहीं पकड़ता। चाचा विक्रम को लगता था कि ऐसे अडिग मन वाले व्यक्ति के पास साधना की योग्यता न होना दुखद अन्याय है। आर्यन ने जल्द ही एक शांत सुंदर इमारत के बाहर रुककर चाचा विक्रम से बाहर इंतजार करने को कहा, ताकि उसे फिर कीचड़ में न फेंका जाए, और आत्मविश्वास से भीतर चला गया। एक युवा सेवक आया, विनम्रता से पूछा कि क्या उसे शराब या सुंदरियों की संगत चाहिए। आर्यन ने माफी मांगते हुए कहा कि वह एक कलाकार है, काम की तलाश में। सेवक ने कहा कि वह मालिकिन पद्मा जी को बुलाने जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें। लोटस लॉज दिखने में तो काफी बड़ा और आलीशान था, पर वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो दीवारों में भी कोई उदासी छिपी हो। इक्का दुक्का लोग ही वहां नजर आ रहे थे। थोड़ी ही देर में वो नौकर एक ऐसी औरत के साथ वापस लौटा जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएं। वो बला की खूबसूरत थीं और उनके चलने के अंदाज में एक अलग ही कशिश थी। आर्यन ने अपनी तमीज बरकरार रखी और अपनी नजरें जमीन पर ही झुकाए रखीं, ताकि उन पर टकटकी लगाने की गुस्ताखी न हो जाए। उसने दबी आवाज में पूछा कि क्या लॉज को किसी गायक की जरूरत है? लेडी पद्मा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वो बड़ी नजाकत के साथ एक कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी उस अदा ने जवान नौकर को जैसे सुध-बुध खोने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, मुझे गायक की जरूरत है या नहीं, ये पूरी तरह तुम्हारे गाने की क्वालिटी पर तय होगा। आर्यन ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, मेरी काबिलियत का फैसला तो बस आप ही कर सकती हैं, मालकिन। उसकी ये अदब और खुद पर काबू देखकर पद्मा जी को थोड़ी हैरानी भी हुई और अच्छा भी लगा। उन्होंने आर्यन के सामने एक चुनौती रख दी। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा साझा करते हुए बताया कि एक आदमी था जिसने उनके साथ उम्र भर रहने का वादा किया था, लेकिन फिर एक दिन बिना कुछ कहे, बिना किसी वजह के उन्हें छोड़ गया। मुझे एक ऐसा गाना सुनाओ, उन्होंने सीधे आर्यन की आंखों में देखकर कहा, जो उस बेवफाई के दर्द को हूबहू बयान कर सके। आर्यन के पास इसके लिए सबसे बेहतरीन गाना पहले से ही तैयार था। उसने पद्मा जी से बस एक पल इंतजार करने को कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। वहां से उसने हाथ हिलाकर विक्रम चाचा को सारा सामान अंदर लाने का इशारा किया। थोड़ी ही देर में उन्होंने उस शांत हॉल के बीचों बीच अपना मायापत्थर सेट कर दिया। पद्मा जी ये सब देखकर उलझन में थीं, पर आर्यन ने बस इतना कहा, बस एक पल दीजिए, आप खुद समझ जाएंगी। आर्यन ने अपने लकड़ी के एम्पलीफायर को ठोक बजाकर चेक किया और विक्रम चाचा को इशारा किया कि पत्थर को चालू कर दें। अचानक हॉल की हवा में एक सरसराहट हुई। कमरे के बीचों बीच नीली रोशनी चमकी और देखते ही देखते वहां बर्फबारी का एक मंजर सा बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे लॉज के अंदर ही ठंडी बर्फ गिर रही हो। हॉल में मौजूद कुछ नौकर ये देखकर हक्का बक्का रह गए। वो हैरान थे कि संगीत जैसी चीज के लिए कोई इतनी कीमती जादुई चीज, स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। पद्मा जी भी अब अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुक गईं। उनकी पूरी दिलचस्पी अब इस जादुई परफॉर्मेंस में थी।
जैसे ही उस गिरती हुई बर्फ के बीच रोशनी से लिखे हुए शब्द हवा में तैरने लगे, आर्यन ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज उस खामोश लॉज में किसी मखमली एहसास की तरह गूंजने लगी। गाने के बोल गिरते हुए बर्फ के फाहे, साथ बूढ़े होने के झूठे वादे और बालों में महसूस होने वाले उस पुराने हाथ के एहसास के बारे में थे। चूंकि हर एक शब्द हवा में साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा था, इसलिए वो सीधा सुनने वाले के दिल पर चोट कर रहा था। जैसे जैसे आर्यन अपनी पूरी रूह उस गाने में झोंकने लगा, पद्मा जी के चेहरे की वो सख्ती पिघलने लगी। उनके दिल के इर्द गिर्द जो दीवारें उन्होंने सालों से बना रखी थीं, वो ढहने लगीं। उनकी उन खूबसूरत आंखों से आंसू छलक पड़े और गालों पर बहने लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो सोच रही थीं कि कैसे एक अनजान लड़का ऐसे शब्द गा सकता है जो लग रहा था जैसे सीधे उनके अपने जख्मी गुजरे हुए कल से उखाड़ कर लाए गए हों। सालों बाद आज उन्होंने खुद को खुलकर रोने दिया। आर्यन पूरी तरह अपने गाने में डूबा हुआ था। उसे अंदाज भी नहीं था कि उसके संगीत ने मालकिन पर कितना गहरा असर डाला है। अंधेरे में खड़े विक्रम चाचा ये सब देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उन्हें समझ आ गया था कि आर्यन की कड़ी मेहनत रंग लाई है और आज से उनके रोटी कपड़े का इंतजाम पक्का हो गया है।